तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से आपने वो अलग अलग फैक्टर्स देखे थे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो एप्लीकेशंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। उसके अंदर पहला एप्लीकेशन क्या देखा था? द फर्स्ट एप्लीकेशन वाज प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सेकंड एप्लीकेशन क्या देखा था? प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। और थर्ड देखा था कि एट इक्विलिब्रियम क्या क्या कंसंट्रेशन रहता है। उसके ऊपर हमने एक आध न्यूमेरिकल भी किया था। और लास्ट क्लास मैंने आपसे कहा होगा एक हेडिंग डालने के लिए, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, रिएक्शन कोशेंट Q एंड गिव्स एनर्जी G। ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था। चलिए देखते हैं एक एक करके इसके सारे वो फॉर्मूले को लिखना स्टार्ट करिए। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड रिएक्शन कोशेंट, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड रिएक्शन कोशेंट is related by equation, reaction quotient is related by an equation delta G is equal to delta G naught plus 2.303 RT। delta G naught is given by, ये तो लिखा हुआ है यहां पे, gives free energy change and reaction quotient are related as, ये ऊपर एक इक्वेशन लिखी हुई है। इस प्रकार से ये सारे एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था। अब यहां पर ये डेल्टा जी क्या है? व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा डी इज गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट इज गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये आरटी और साथ में क्यूसी क्या है? रिएक्शन कोशेंट है। तो ये लिख लीजिएगा इसके नीचे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अभी एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आता है, मैंने आपसे ये कहा भी था कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में? थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव है मतलब वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। डेल्टा जी अगर किसी भी रिएक्शन का पॉजिटिव हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वेयर एज डेल्टा जी अगर किसी का जीरो हो जाए तो मैं बोलूंगा इस टाइम पर किस पर है? एट इक्विलिब्रियम। ये याद है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना। अगर ये पढ़े थे तो एट इक्विलिब्रियम में कह सकता हूं ना कि यहां पर डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। और डेल्टा जी को आप जीरो कर दें तो इस वाली इक्वेशन में अगर डेल्टा जी जीरो हो जाएगा तो ये खत्म। आपके पास क्या बच गया? जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT। और दूसरी चीज क्या होगी? QC विल बी इक्वल टू KC। इक्विलिब्रियम पे ये भी एक चीज होती है, तो आप यहां पर लॉग क्या लिख देंगे? KC लिखेंगे। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2.303 RT लॉग ऑफ KC। और इसे आप क्या कर लें? डब्बे में बंद कर लें। इसके अगली लाइन में एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर D होल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर B। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? ये लॉजिक क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं? ये लॉजिक भी क्लियर है कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ? अच्छा, क्या मैं इस फॉर्मूले की जगह पर एक ये भी लिख सकता हूं क्या? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln KP। जब मैं लॉग को ln में बदल दूंगा तो ये 2.303 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो ये इसमें बदल गया। अच्छा, कैन आई राइट डेल्टा जी नॉट विथ अ नेगेटिव साइन बाई RT इज इक्वल टू ln KP। अच्छा, ln KP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट बाई RT। कैन आई राइट KP इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई RT। ये लॉग है, दिस इज लॉग। लॉग क्या होता है मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि ये कहां से आया। लॉग 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2, ऐसा अगर लिखा है तो मैं इसको अगली लाइन पर ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मुझे लॉग खत्म करना है तो मैं कैन आई राइट 49 इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर।
ऑब्वियसली ये ट्रू स्टेटमेंट है कि 49 जो है वो 7 का होल स्क्वायर होता है। तो आप क्या लिख रहे हैं, 49 जो नंबर है वो किसके बराबर होता है, बेस की रेज टू द पावर, पावर जो है वो ऊपर चला जाता है। यहां पे ln लिखा हुआ है, ln मतलब यहां पे बेस क्या है, e है, तो e रेज टू द पावर दिस विल बी इक्वल टू kp, तो kp किसकी हो जाएगा, kp हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई RT। तो ये इक्वेशन और एक लिख लें, वेयर kp क्या है आपको पता है, व्हाट इज kp, kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वेरी गुड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। और यहां से मुझे एक और बात क्या पता चलती है कि ये जो डेल्टा जी है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पर ये डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है अंडर सर्टेन कंडीशन। व्हाट इज दैट कंडीशन, द कंडीशन इज एन log kc शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर मान लीजिए log kc पॉजिटिव नहीं हुआ, ये log kc अगर पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव इसको क्या बना लेगा, पॉजिटिव, और जैसे ही डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन खुद से नहीं हो सकती है, स्पॉन्टेनिटी मतलब रिएक्शन खुद से हो सकती है। तो इसको जल्दी जल्दी लिख लें, उतार लिया पूरा यहां तक, ये केपी वाला उतार लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखें उसके बाद द अबव इक्वेशन इज हेल्पफुल। ये जस्ट मैंने एक आइडिया दिया है, डोंट राइट दिस वन, ये जस्ट बता रहा हूं कि ये कैसे लिखा गया है। वैसे तो अब आप लोग 11th लास्ट हो रहा है आपका, लॉगरिथम आप लोगों को तो पढ़ाया गया होगा, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में किए होंगे ना, क्योंकि वो लॉगरिथम, एज सच लॉगरिथम का चैप्टर है क्या सीबीएसई में, ये तो क्या चैप्टर ही नहीं है लॉगरिथम का, बस आइडिया होना चाहिए लॉगरिथम क्या होता है। वैसे आईसीएसई में पढ़ाया जाता है इसे, आईसीएसई में क्लास 9th में इसको पढ़ाया जाता है। खैर लिखें, द अबव इक्वेशन इज हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, द अबव इक्वेशन इज हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी, SPONTANEITY, spontaneity of a reaction। spontaneity मतलब whether the particular reaction is spontaneous or not, whether वो spontaneous है, होगा या नहीं होगा, ये हम यहां से बड़ी आसानी से पता कर लेंगे। कैसे, लिखकर वो देखिए, कंडीशन लिखिए, पहला, इफ डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0, डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0, डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0। अब देखिए जरा ध्यान से, डेल्टा जी नॉट अगर लेस देन 0 है, केपी का एक्सप्रेशन क्या है, केपी का एक्सप्रेशन है केपी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई RT, यही है ना केपी का एक्सप्रेशन। अब देखिए मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि डेल्टा जी नॉट जो है ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या है, ये नेगेटिव है, किसी भी ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ई रेज टू द पावर कुछ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। तो ये पूरा ओवरऑल क्या क्वांटिटी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ई रेज टू द पावर एनीथिंग व्हिच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी विल मेक दैट होल क्वांटिटी एज पॉजिटिव। लिखें, इफ डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0 देन माइनस डेल्टा जी नॉट बाई RT इज पॉजिटिव माइनस, अरे ये डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव, और ई रेज टू द पावर ये पूरी क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो केपी भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बस यही बोल रहा हूं और क्या। इफ डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0 एंड माइनस डेल्टा जी नॉट बाई RT is positive, then Kp is greater than 1, then Kp is greater than 1, Kp अगर greater than 1 है उसका क्या मतलब है, it means, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, it means the reaction occurs spontaneously in forward direction and it means that the reaction occurs spontaneously in the forward direction or product predominates over reactant, product predominant over reactant। तो चूंकि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ज्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा देन रिएक्टेंट।
ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या कंक्लूड हुआ, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो एज सच हमें क्या पता है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्टेंट क्या बनना चाहता है, प्रोडक्ट बनना चाहता है। और रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बनना चाहता है ऐसा मुझे पता चल गया है, तो केपी की वैल्यू देख के भी तो मुझे पता चल रहा है कि रिएक्टेंट क्या बनना चाहता है, प्रोडक्ट बनना चाहता है, जो कि यहां से भी निकल के आया। नेक्स्ट, इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, पॉइंट नंबर 2, इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, जीरो से बड़ा है। अगर डेल्टा जी नॉट जीरो से बड़ा हो गया फिर क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव या नेगेटिव, ई रेज टू द पावर कोई भी क्वांटिटी इस पूरे क्वांटिटी को क्या बना देगी, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो केपी लेस देन जीरो, केपी लेस देन जीरो का क्या मतलब होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वो तो पावर में नेगेटिव है ना, तो पावर में नेगेटिव तो 1 अरे नहीं नहीं, ई रेज टू द पावर अगर नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो वो नेगेटिव कहलाएगा। कैसे, ऐसे देखो, ई का वैल्यू जो होता है ना वो 2.732 ऐसा कुछ होता है, उसके ऊपर अगर यहां पे मान लो कोई 73 करके कुछ आ गया, तो अब ये इसके पावर 73 विल मेक दिस अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसको बहुत छोटा क्वांटिटी बना देगा। और अगर ये नेगेटिव लिखा हुआ है तो फिर तो ये ओवरऑल क्वांटिटी ही क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। क्लियर, इसलिए मैं बोलूंगा अब ये क्या हो जाता है, लेस देन 1। मैं नहीं बोल रहा लेस देन 0 हो रहा है, लेस देन 1 हो रहा है, 1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा ना। 1 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि 1/2.73 के पावर मान लीजिए 73 लिखा है, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता है तो न्यूमरेटर जो उसका वैल्यू आता है वो काफी छोटा हो जाता है। लिखें, इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0, कॉमा, दैट इज माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी इज नेगेटिव, दैट इज माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी इज नेगेटिव, विच मीन्स k is less than 1, k is less than 1। एक बार जरा चेक कर लीजिए, मैंने ऊपर k is greater than 0 लिखवा दिया है क्या, ग्रेटर देन 1 लिखा है ना, फिर ठीक है। तो k is less than 1 और k अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा, एक एग्जांपल देता हूं। k अगर मान लीजिए 1 से छोटा है, 0.001 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻³ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और जब भी आपने दिखा है कि k की वैल्यू 10⁻³ के ऑर्डर की है तो वो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, यही तो बताए थे, यही वहां पे हमें कंक्लूड करना है। इट मींस, पैराग्राफ चेंज करके, इट मींस द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन। इट मींस द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब प्रोडक्ट बनना नहीं चाहता है, और प्रोडक्ट अगर नहीं बनना चाहता तो वो क्या बनेगा, रिएक्टेंट में ही रह जाएगा। यानी आपको ज्यादातर क्या मिलने वाला है, ज्यादातर आपको रिएक्टेंट ही रहने वाला है। प्रीडोमिनेंटली यू विल बी हैविंग ओनली रिएक्टेंट्स, आपको ज्यादा क्या मिलेगा, रिएक्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट कम मिलेगा। लिखें, इन रिवर्स डायरेक्शन, विच मीन्स रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट, reactant predominate over product। डन, लिखें, हेडिंग डालें, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया। अब अभी तक हमने सिर्फ यही देखा था कि ओनली वन फैक्टर है जो इक्विलिब्रिया को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। व्हाट इज दैट फैक्टर, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर डालेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमने देखा हुआ है, सिर्फ देखा ही नहीं है, हमने उसके ऊपर एक इक्वेशन भी पढ़ी हुई है। ध्यान है क्या इक्वेशन है, log k2/k1 इज इक्वल टू, पढ़े ना एक इक्वेशन, log k2/k1 इज इक्वल टू 2.303 RT ब्रैकेट 1/T2 माइनस 1/T1 इंटू डेल्टा H। कल ही क्लास में हमने ये इक्वेशन देखा था, याद है, वो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक 5वां या 6ठा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो अभी फिलहाल जो हमें आइडिया लग रहा है वो ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही एक ऐसा फैक्टर था जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाला सिर्फ टेम्परेचर ही एक फैक्टर नहीं होता है, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर एज वेल। व्हाट आर दोस फैक्टर्स,
उसमें एक फैक्टर तो टेम्परेचर होगा ही। आपने ये भी कहीं पे पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर के अलावा आप अगर कैटलिस्ट डाल देते हैं तो कैटलिस्ट भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है। मैं कह रहा हूं डिस्टर्ब कर देता, मैं नहीं कह रहा उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। आपने नोट डाल के बात लिखा था कि कैटलिस्ट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को सिर्फ चेंज कर देता है, यानी जो टाइम पीरियड जिस पे वो इक्विलिब्रियम आना है उसको रिड्यूस कर सकता है, ना कि उसके वैल्यू को चेंज कर दे रहा है। पर अगर वो टाइम को भी रिड्यूस कर दे रहा है तो एक बार तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ होगा, फिर एक नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ होगा। वो बात अलग है कि जो वैल्यू पहले रही होगी वही वैल्यू बाद में भी रही होगी, वो बात अलग है। पर एक बार तो डिस्टर्ब हो गया इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था, आपने कैटलिस्ट डाला तो वो इक्विलिब्रियम आप शिफ्ट करके थोड़ा पीछे आ गया, टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर गया। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं उसका मतलब यह है, देखिए सपोज करिए ये कोई ग्राफ है जहां पे इस तरह से रिएक्टेंट और इस तरह से प्रोडक्ट बना हुआ था, इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बने हुए थे, इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बने हुए हैं, ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे। आपने कैटलिस्ट डाला, जब आपने कैटलिस्ट डाला हो सकता है कि ये इसी जगह पर बन जाए। जो टाइम पीरियड पहले जो लग रहा था वो सपोज करिए T1 था, तो कैटलिस्ट डालने के बाद जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा रिड्यूस कर जाए, टाइम पीरियड पहले हो जाए, ये संभव हो सकता है। पर जो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ टाइम पीरियड जो जिस पर वो हो रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो लिखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसमें वन ऑफ द फैक्टर मैंने आपको बताया कैटलिस्ट, एक फैक्टर है टेम्परेचर, कुछ फैक्टर होते हैं कंसंट्रेशन, कुछ होता है प्रेशर, कुछ होता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। कई बार आप इनर्ट गैस को भी डाल देते हैं तो उससे भी रिएक्शन कि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो लिखें फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में पॉइंट नंबर 1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। पहला क्लियर। सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अभी हम लोग ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होके आगे शिफ्ट करेगा कि पीछे शिफ्ट करेगा, अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं। हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, सिर्फ कि ये फैक्टर अगर आप चेंज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। अब उन फैक्टर्स में आप रिएक्टेंट के ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक कर दे, अभी क्या होगा वाले पार्ट पे नहीं जा रहे हैं। क्या होगा पढ़ेंगे, आज ही की क्लास में पढ़ेंगे। पर उस सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि किन किन पैरामीटर्स को चेंज करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। 1 नंबर या 2 नंबर का रिटन एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता था, राइट वन ऑफ दी राइट 5 फैक्टर्स और राइट ऑल दी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने वाला कौन कौन सा फैक्टर होता है, तो ये 1 नंबर या 2 नंबर में पहले पूछा जाता था, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं। नेक्स्ट, चेंज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर को भी परिवर्तित करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, next is addition of inert gas, next addition of catalyst, भैया ये प्रेशर चेंज से जो टेम्परेचर चेंज होगा उस कारण से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? नहीं 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 नहीं, आप अगर प्रेशर चेंज कर रहे हैं मतलब क्या, गैसियस प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन रहा है तो ऑल गैसेस डू नॉट हैव सेम प्रेशर, सब गैस का अपना अलग अलग प्रेशर है। मान लीजिए आप रिएक्टेंट से प्रेशर के साइड पे कोई गैस बना हुआ है, आपने उसका अगर प्रेशर चेंज कर दिया तो करस्पॉन्डिंगली उसकी सारी चीजें और पैरामीटर्स भी चेंज कर जाएगी ना, क्योंकि प्रेशर चेंज किया तो मोल्स बदल सकते हैं, क्योंकि मोल्स और प्रेशर दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, हर चीज बदल जाएगा, हर चीज बदलेगा तो इक्विलिब्रियम हैज टू शिफ्ट। हेडिंग डालें ली सतालियर प्रिंसिपल, LECHATELIER पोस्ट ऑफ ES, ली सतालियर, ली सतालियर CHATELIER पोस्ट ऑफ ES,
ली सतालियर्स प्रिंसिपल। अब देखिए ये ली सतालियर भी होता है, कुछ लोग इसको ली चटालियर भी बोलते हैं। च एंड स ये दो ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। जैसे आपने एक ब्रांड सुना होगा डोल्चे एंड गवाना, कुछ लोग उसको डोल्चे एंड गवाना भी पढ़ते हैं। अब ये च है कि स है तो भाई डिबेट का टॉपिक है। सिमिलरली ये जो सतालियर साहब हैं इनका भी स है कि च है भाई बताना मुश्किल है। जूता गाड़ी। हाँ तो एक बहुत वो तो कहानी है, मतलब मैंने जो गलती करा था तो ये कुछ साइलेंट का कॉन्सेप्ट रहता है, पर यहां पे साइलेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। च इन रशिया इज प्रोनाउंस्ड एज स। रशियन लैंग्वेज में च को स प्रोनाउंस करते हैं। तो ये ना ये एक चीज है जो मुझे पता चली जब मैं भी एमबीए में गया, तब उससे पहले तो मेरे को नहीं पता था, क्योंकि वो क्या ना फॉरेन वाले जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं तो सुंदर सुंदर लड़कियां आती विदेश वाली, तो वो लड़कियां आई उनसे बात किया तो उसमें पता चला कि वो च और स का माने सूतिया होगा वो। समझ रहे हैं, मतलब हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब अगर यहाँ वो आप बोल भी रहे हैं रशिया जाते ही वो सूतिया में बदल जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, दे कॉल च एज स, च इज कॉल्ड एज स। ये तो समीर जैसा हाल हो गया। हाँ तो ये च वर्ड जो है वो स वर्ड वहां पर क्या होता है प्रोनाउंस होता है। तो इसी हिसाब से चूंकि ये साइंटिस्ट रशियन थे इसलिए उनका नाम क्या हो गया ली सतालियर हो गया, न कि ली चटालियर। पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में च बोलिए कि स बोलिए बात एक ही है। अगर आपको बोलना है तो राहुल गांधी भी बोलने से लोग समझ जाते हैं कि वही बोलना चाह रहे हैं। तो इसलिए कोई राहुल गांधी मतलब मेरा जो बगल में पड़ोस में रहते हैं ना भैया, उनकी बात कर रहा हूं मैं। डोंट गेट इनटू सम अदर कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकली इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। मेरे बगल वाले भैया जो हैं उनके बारे में कह रहा हूं मैं। क्लियर है ना? तो प्रिंसिपल लिखे हैं आप लोग। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहता है ये प्रिंसिपल लिख लेते हैं फिर समझते हैं। इफ एनी फैक्टर दैट डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इफ any factor that determines the equilibrium condition of a system is changed, which determines the equilibrium of a system is changed, the system will move in such a direction, the system will move in such a direction so that effect of the change is reduced or nullified. Effect of the change is reduced or nullified. Effect of the change is nullified. क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जो उसको चेंज करता है उसी के वो इस इंपैक्ट को क्या करता है रिड्यूस कर देता है। यानी वो अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करेगा कि आपने जो चेंज किया है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए एडजस्ट हो जाए। जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे को लग रहा था कि कोई तो बोलेगा जैसे। जैसे मान लीजिए आपने अच्छा क्या क्या फैक्टर्स हो सकते थे, तो एक फैक्टर 5 या 6 फैक्टर आपने लिखा होगा ऊपर, कितना 5 है। मैं उसमें से ना वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला बताता हूं। सपोज करिए आपने किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम, ये याद रखिएगा इक्विलिब्रियम एक बार स्टैब्लिश हो चुका है फिर आप उसको डिस्टर्ब करते हैं। इक्विलिब्रियम बिना है तो आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। इक्विलिब्रियम आ गया का क्या तात्पर्य है? इक्विलिब्रियम आ गया मतलब अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसमें कोई परिवर्तन आप अब नहीं कर रहे हैं। वैसे किसी कंडीशन पर जब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ चुका है, तब जब आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम को आप कितने प्रकार से डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सेकेंड फैक्टर हमने क्या बोला? सेकेंड फैक्टर हमने बोला चेंजिंग द टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर हमने बोला चेंजिंग द प्रेशर। फोर्थ फैक्टर हमने बोला चेंजिंग द टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एनी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। और लास्ट वाला फैक्टर था कि कैटलिस्ट के ऐड करने पर। सबको एक एक करके देखेंगे, पर जो सबसे आसान मुझे समझ में आता है वो ये है कि आपने रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड कर दिया। मतलब सपोज करिए कोई रिएक्शन थी
ए प्लस बी सी दे रहा था, या ए बी में कन्वर्ट हो रहा था। अभी एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया जहां पर इसके भी एक्स मोल थे, इसके वाई मोल्स थे, जरूरी नहीं दोनों सेम हो, अलग अलग। ये कब है? ये टाइम टी इज इक्वल टू किस पर है? टी इक्विलिब्रियम पे। अब ऐसा अगर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, आपने क्या किया, रिएक्टेंट को इसमें सपोज करिए x1 क्वांटिटी में ऐड कर दिया, x1 क्वांटिटी में ऐड कर दिया, तो अब आपके पास क्या हो गया? x प्लस x1 हो गया। अब ये ली सेतालियर यही कह रहे हैं कि जब कभी भी आप इस तरह से रिएक्टेंट साइड पर कुछ ऐड कर दे रहे हैं, तो चूंकि आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो रिएक्शन साइड पे चूंकि आपने कोई चीज ऐड किया है, तो अब इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब दोनों रेट बराबर हो चुके थे, पर आपने अभी क्या किया? रिएक्टेंट को ऐड कर दिया इन ऑर्डर टू एडजस्ट। अब ये क्या करेगा? अपने आप को उस दिशा में शिफ्ट करेगा सो दैट कि पुनः एक फिर से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सके। पुनः फिर से इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होगा जब इसकी मात्रा कम हो जाएगी और इसकी मात्रा वापस से बढ़ेगी। तो ये कहता है कि ली सेतालियर ने कहा कि अगर आप रिएक्टेंट साइड पर कोई प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट को किसी मोल मात्रा में आप अगर ऐड कर रहे हैं, तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है सो दैट कि जो इक्विलिब्रियम है वो वापस से क्या हो जाए? ऑटो एडजस्ट हो जाए और फिर से ओरिजिनल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। उसके क्रम में आप दो चीज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने x1 ऐड कर दिया, x1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और सेकंड ये भी हो सकता था कि आप इसको यहां से हटा लेते, यानी आप y में से कुछ सब्सटेंस क्या करते? हटा लेते। अब इसकी मात्रा कम हो गई, इसकी मात्रा कम होगी, तो x फिर किसमें चाहेगा कन्वर्ट होना? इसमें। तो रिएक्टेंट का ऐड होना या प्रोडक्ट का रिमूवल, अगर इन दोनों में से कुछ आप कर रहे हैं, तो रिएक्शन कहां प्रोसीड कर जाती है? रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट कर जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इसका उल्टा, रिएक्टेंट अगर आप निकाल ले रहे हैं या फिर प्रोडक्ट आप ऐड कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो इधर का कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर का कंसंट्रेशन कम, इक्विलिब्रियम होने के लिए ये कहां शिफ्ट कर जाएगा? पीछे की ओर। या फिर रिएक्टेंट ही आपने कुछ कम कर लिया, तो रिएक्टेंट चूंकि कम हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है, फिर से ही क्या हो जाएगा? पीछे शिफ्ट करेगा। तो रिएक्टेंट का ऐड होना, प्रोडक्ट का ऐड होना, रिएक्टेंट का रिमूवल या प्रोडक्ट का रिमूवल, ये चारों कंडीशन में क्या होता है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है। अगर हम रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं या प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, रिएक्टेंट ऐड किया मतलब आपने LHS पे कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका कंसंट्रेशन कम, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में उस टाइम तक जब तक कि दोनों के कंसंट्रेशन बराबर या नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। सिमिलरली इसका उल्टा क्या है? अगर आपने इसमें कुछ ऐड कर दिया या यहां से कुछ निकाल दिया, इधर ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और यहां अगर कुछ निकाल लिया तो इसकी कंसंट्रेशन घट गई। दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये किसने बताया हमें? ये बताया ली सेतालियर ने बताया कि जो उसको प्रोड्यूस करता है। स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम कंडीशन of a given system is changed, the system will move in such a direction so that the effect of the change is reduced or nullify. वो रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस तभी होगा जब वापस से वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, और तब वो इक्विलिब्रियम तभी स्टैब्लिश होगा जब वहां पे कुछ मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। जरूरी है कि हम हर बार जब निकालेंगे या डालेंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो ही जाए? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि हर रिएक्शन एक ना एक टाइम पे तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना ही है उसको। अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा ही करेगा। ये बात और है कि सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो रिएक्टेंट में बिल्कुल ही अनस्टेबल था, तो फिर वहां का इक्विलिब्रियम। कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रोडक्ट बना ही नहीं, रिएक्टेंट ही रह गया। जैसे H2 प्लस O2 पानी होता है, H2 प्लस O2 इज वाटर। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स अस पानी। ये पानी दे रहा है, पर मुझे बताइए ये पानी में क्यों, ये पीछे क्यों आएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल चीज दुनिया में पानी ही तो है, पर ये गैसियस फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में, पर सबसे ज्यादा स्टेबल पानी है। तो H2 और O2 मिलकर अगर पानी एक बार बन गए, वो ऑलरेडी स्टेबल हो गया, वो क्यों आएगा पीछे? वो पीछे नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, H2 अपॉन डिसोसिएशन गिव्स H2 गैस प्लस O2 गैस, ये रिएक्शन जो है ना ये रिवर्सिबल हो गई। क्यों? क्योंकि आपने पानी को जबरदस्ती तोड़ा होगा इन ऑर्डर टू
कन्वर्टेड इनटू H2NO2। जबरदस्ती तोड़ने का क्या मतलब है, इधर से इधर स्पॉन्टेनियस नहीं था, उधर से इधर स्पॉन्टेनियस था। क्योंकि इधर से उधर स्पॉन्टेनियस नहीं था तो ये टूटना नहीं चाहता था। तो आप अगर उसको किसी भी ताकत से तोड़ भी देंगे, अगर सिस्टम आपने क्लोज करके रखा हुआ है, तो जैसे ही आप उस फोर्स को हटाएंगे ये फट से वापस इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा एक टाइम पर। कब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहेगा, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखे हुए हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फोर्स कोई एक कंटेनर में प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी मदद से आप H2O को क्या में कन्वर्ट करना चाहते हैं, H2+O2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप इसको इंडिपेंडेंटली छोड़ देंगे कि नहीं भाई तुम ऐसे ही रह जाओ, अब तुम्हें इसमें कुछ करना नहीं है, वो क्यों इधर रहेगा, वो तो इधर से चल के इधर आना चाहता है, क्योंकि इधर वो ज्यादा स्टेबल है, उधर वो कम स्टेबल है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, वेयर दिस रिएक्शन इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज रिवर्सिबल बट दिस इज नॉट रिवर्सिबल। तो हर रिएक्शन रिवर्सिबल ऐसा जरूरी नहीं, बट इफ अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल इट हैज टू गेट सम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको इक्विलिब्रियम पे आना पड़ेगा। लिखें दिस लॉ इज ट्रू, उसके आगे लिखें पैराग्राफ चेंज करके, दिस लॉ इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया। This law is true for almost all physical and chemical equilibria. Right? Effect of concentration change. Effect of concentration change. अब क्या पढ़ रहे हैं, पहला वाला पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। लिखें पॉइंट नंबर 1, द कंसंट्रेशन स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, ये आपका हेडिंग है। इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख रहे हैं, लिखिए द कंसंट्रेशन स्ट्रेस ड्यू टू एडिशन ऑफ रिएक्टेंट या रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। द कंसंट्रेशन स्ट्रेस ड्यू टू एडिशन ऑफ रिएक्टेंट या रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट इज रिलीव्ड, द कंसंट्रेशन स्ट्रेस बाय एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट इज रिलीव्ड। रिलीव्ड मतलब अगर आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है तो वो अपने आप को एडजस्ट करके उस स्ट्रेस को रिलीज करना चाहेगा। स्ट्रेस रिलीज करने का मतलब वो फिर से एक नए इक्विलिब्रियम पे एस्टैब्लिश करेगा जहां पे दोनों साइड वापस से क्या हो जाए, जरूरी नहीं दोनों बराबर हो, पर जिस अनुपात में आपने इसको ऐड किया है वो उतना एडजस्टमेंट तो जरूर कर ही लेगा ताकि फिर से एक नया इक्विलिब्रियम बन पाए। तो रिलीव्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ द नेट रिएक्शन, shifting of the net reaction in that direction where the added substance is consumed, where the added substance is consumed. Done? Added substance is consumed. अच्छा, एक दिन मैं ना आपको बता रहा था, याद है क्या बता रहा था, बोलिए। एक दिन आपको वो एरोप्लेन वाली कहानी सुना रहे थे कि एरोप्लेन में वो उड़ता कैसे और रहता। ये ना एक दिन मैं ऐसे कहीं वीडियो देख रहा था HC वर्मा सर की, तो वो HC वर्मा सर की वीडियो में मैंने ये देखा कि सर ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है। कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो एक्चुअली क्या था, अगर वेलोसिटी फास्ट हो रही है तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। यही लॉजिक था ना कि इफ द वेलोसिटी इज फास्ट देन प्रेशर इज लेस। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए, ये इस पेपर को जरा ध्यान से देखिएगा, ये पेपर को इधर ध्यान दीजिए, ये पेपर को ध्यान से देखिए। अभी अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, वैसे इज इट पॉसिबल कि मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, हाँ पकड़ लिया, पर ये इसलिए पकड़ पाया क्योंकि मैंने इसको फंसा दिया है बीच से, पर अगर छोड़ दूंगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आ जाएगा। ये तो लॉजिक क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, वो उस टाइम ना एग्जांपल मेरे पास नहीं था कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता, पर HC वर्मा सर की वो वीडियो देखी तो मेरे को ध्यान आ गया। ठीक है, हाँ, अभी ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं ना इधर से फूंक मार रहा हूं, फूंक मारूंगा तो क्या होगा, यहां की वेलोसिटी तेज हो जाएगी, यहां की वेलोसिटी तेज होगी तो यहां का प्रेशर कम हो जाएगा, यहां का प्रेशर कम हुआ, नीचे का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये पत्ता ऊपर उड़ जाना चाहिए, उड़ना चाहिए। चलिए चेक करते हैं उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है,
ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्यों ऊपर जा रहा होगा? क्योंकि ऊपर मैंने हवा को तेज कर दिया, हवा को तेज किया तो क्या हुआ? वेलोसिटी ज्यादा हो गई, वेलोसिटी ज्यादा हुई तो ऊपर का प्रेशर कम, ऊपर का प्रेशर कम हुआ तो नीचे का प्रेशर ज्यादा हुआ, और ये ऐसे करके क्या हो गया? उड़ गया। ये लॉजिक क्लियर है? ये तो मैंने आपको इन स्विंग आउट स्विंग में भी समझाया था, मैंने आपको आउट स्विंग ऑफ बॉल भी समझाया था, फिर आपको मैंने लैंडिंग और वो जो टेक ऑफ भी समझाया था। तो एक बार और करके देखते हैं, हो रहा है ना? मैंने ऐसे करूंगा, सर को करते देखा ना, मेरे को मजा आ गया, तो मेरे को भी लगा ना कि मुझे भी करना चाहिए और क्लास में ना ये दिखाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये कागज भी ऐसा अच्छा वाला पड़ा हुआ था तो और अच्छा लगा दिखाने में, है ना? तो ये ना मैं सोच रहा था कि 2-3 दिन से मेरे दिमाग में था कि यार मेरे को दिखाना है, पर मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा था। पर आज ही कैसे ध्यान आया वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली हो क्या जाता है ना, जो एमबीए वाला कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। खैर, तो ये समझ में आ गया। अब जो ना लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए, लास्ट में उसने कहा है कि दिस स्ट्रेस इज रिलीव्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ द नेट रिएक्शन इन दैट डायरेक्शन वेयर द एडेड सब्सटेंस इज कंज्यूम्ड। अगर आपने रिएक्टेंट ऐड किया है, देखिए अब मैं एग्जांपल देकर बताता हूं। सपोज करिए आपने A प्लस बी ऐसे कुछ इक्विलिब्रियम है C का, टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर इसके 3 मोल थे, इसके 2 मोल थे और इसका 1 मोल है। सपोज करिए ये इस तरह का कुछ दिया हुआ है। आपने क्या किया? वी आर एडिंग 2 मोल्स, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, इसको 6 करता हूं, इसको 8 करता हूं और इसको 3 कर देता हूं। ठीक है? अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहां पे 2 मोल ऐड कर दिया। अब इसके 2 मोल के ऐड हो जाने से ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो गई? बढ़ गई। रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम, एक नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। तो अब ये पहले जो 6 मोल था अब क्या हो जाएगा? 8 मोल्स। अब ये 8 मोल्स हुआ तो करस्पॉन्डिंगली ये वाला तो अभी भी कितना है? 8 मोल ही है। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल से इसका क्या बन रहा है? 1 ही मोल बन रहा है। मैं यहां पे आधा कर देता हूं ताकि ये 6 से इसका आधा बन रहा हो। तो अभी ये इसका क्या बन जाएगा? अगर मान लीजिए इसके 8 मोल हुए तो अब ये ज्यादा बनेगा, तो अब ये कितना बन जाएगा? 4 मोल बनेगा और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगी? एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी। तो कह रहा है इस तरीके से इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है सो दैट कि जो आपका ए आपने डाला था वो पूरा पूरा क्या हो जाए? कंज्यूम कर जाए। कंज्यूम होने का मतलब वो यूज हो जाएगा, और यूज होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। और अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर रही होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी शिफ्ट करती है ना क्योंकि केसी की वैल्यू क्या है? केसी की वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी। अगर केसी बड़ा हो रहा है इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, और प्रोडक्ट तभी बढ़ेगा जब रिएक्शन कहां शिफ्ट करेगी? आगे की ओर शिफ्ट करेगी। ये लॉजिक क्लियर है? चलिए इसमें दूसरा एक पॉइंट लिखिए। ये एग्जांपल नंबर्स के साथ नहीं लिखिए क्योंकि ये तो मैंने पता नहीं अपने मन से ऐसा दे दिया है, पर ऐसा होता होगा इसका गारंटी नहीं है। ये तो कुछ भी ऐसा मैंने नंबर मोल दे दिया ऐसे कुछ भी, तो वो मत लिखिएगा कि ये एग्जांपल मत लिखिए। बस वहां पे एक और पॉइंट लिखिए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड or of product is decreased, the equilibrium will shift in forward direction. अब अगर कुछ समझ में ना आए तो ये लाइन याद रख लीजिएगा। कह रहे हैं अगर रिएक्टेंट की मात्रा आपने बढ़ा दी या प्रोडक्ट की मात्रा आपने कम कर दी तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट कर जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वापस से पढ़ रहा हूं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड और प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? सब पॉइंट 2, on the other hand, if concentration of product is increased, concentration of product बढ़ा दिया, क्या किया आपने? प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दी। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां शिफ्ट करेगी? पीछे की ओर। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड और reactant is decreased, the equilibrium will shift in backward direction.
नेक्स्ट लिखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, सेकेंड हेडिंग डालें इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। तो पहला इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज समझ में आ गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। देखिए थोड़ा सा लॉजिक है इधर, मुझे पहले ये बताइए कि क्या प्रेशर का चेंज सॉलिड्स और लिक्विड्स पे सिग्निफिकेंटली दिखेगा? मुझे प्रेशर का चेंज सॉलिड्स और लिक्विड्स पर मुझे दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। क्यों? प्रेशर इज एसोसिएटेड विद गैस ओनली। प्रेशर सॉलिड और लिक्विड में बहुत बड़ा वॉल्यूम का चेंज मुझे नहीं दिखा सकता है, ठीक है। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वहां नहीं आएगा क्योंकि सॉलिड ऑलरेडी बहुत ही कंपैक्ट होता है। तो आप उसमें प्रेशर अगर बढ़ा भी दीजिएगा तो वो पहले से कॉम्पैक्ट है, कितना और कॉम्पैक्ट होगा। पर अगर गैस है तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वेयरएज लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी कम है। तो प्रेशर के चेंज करने से आप सॉलिड्स और लिक्विड्स में कोई भी परिवर्तन नहीं देखेंगे। वेयरएज जब आप प्रेशर का चेंज करते हैं गैसेस में तो फिर वहां पे दो केस आएगा। आपने प्रेशर किस साइड पर बदला, रिएक्टेंट साइड पर बदला या फिर प्रोडक्ट साइड पर बदला। अगर आप रिएक्टेंट साइड पर प्रेशर बदल रहे हैं तो उसका एक अलग इंपैक्ट आएगा, और अगर आप प्रोडक्ट साइड पर बदल रहे हैं तो उसका एक अलग इंपैक्ट आएगा। कैसे इंपैक्ट आएगा और क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं, पर उससे पहले आप ये लाइन लिख लें कि सॉलिड्स और लिक्विड्स पर यह काम नहीं करता। लिखिए प्रेशर चेंज दैट इज achieved by changing the volume of the system, pressure change that is achieved by changing the volume of the system generally affects the gaseous reaction. Pressure change that is achieved by changing the volume of the system generally affects the gaseous reactions, generally affect the gaseous reaction having different number of moles, having different number of moles of gaseous reactants and products, of gaseous reactants and products, full stop. Having gaseous reactants and products, gaseous reaction having different number of moles of gaseous reactants and products, full stop. It has no effect, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it has no effect on solids and liquids। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि कोई नई बात नहीं है, आप पहले से भी इस बात को जानते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स पर गैसियस का कोई भी प्रेशर का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। लॉजिक मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, बिकॉज लिक्विड और गैसेस सॉलिड्स के केस में कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर है वो बहुत ही कम होता है। आगे लिखें, फुल स्टॉप देखिए। इन जनरल, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन जनरल increase in pressure shift the equilibrium in that direction. Increase in pressure shifts the equilibrium in that direction where the number of moles of gases or pressure decreases and vice versa. In general, increase in pressure shifts the equilibrium in that direction where the number of moles of gases or pressure decreases and vice versa. क्या बोल रहे हैं? कह रहा है कि अगर आप किसी भी साइड पर प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो PV इज इक्वल टू NRT से आप क्या जानते हैं? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? मोल्स बढ़ जाएगा। जिस भी साइड का मोल बढ़ेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, जिस साइड का मोल बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा? ठीक वैसे ही जैसे हमने भी ऊपर पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में। तो प्रेशर बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली आप क्या बढ़ा रहे हैं? मोल्स को बढ़ा रहे हैं, और मोल्स बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट करेगी जिधर से आपने बढ़ाया है, उसकी उल्टी दिशा में।
मान लिया आपने रिएक्टेंट साइड पर प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्टेंट साइड पर प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्टेंट साइड का मोल बढ़ा, और रिएक्टेंट साइड का मोल बढ़ेगा तो वो इक्विलिब्रियम को कहां शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। अगर आपने प्रोडक्ट साइड का प्रेशर बढ़ा दिया, प्रोडक्ट साइड का प्रेशर बढ़ा मतलब प्रोडक्ट साइड का मोल्स बढ़ गया, और प्रोडक्ट साइड का मोल्स बढ़ा तो रिएक्शन कहां शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक ही लॉजिक याद रखना है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। मोल्स जिस तरह से बिहेव करता है प्रेशर भी उसी तरह से बिहेव करता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर जब आपने एक साइड से बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट करेगी जैसे कि इसका प्रेशर कम हो जाए। तो इसका प्रेशर तब कम होगा जब ये फॉरवर्ड दिशा में बढ़ जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां का आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो इस प्रेशर को कम करने के लिए आप ये वाला जो नंबर ऑफ गैसेस है उसको कम कर दीजिए, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां का प्रेशर भी क्या होगा, कम करेगा। ये समझ में आ रहा है? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का इफेक्ट क्या होता है? ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये हमने दो पार्ट में पढ़ते हैं। आप एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर सकते हैं अंडर टू सर्कमस्टांसेस। पहला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर। आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी इनर्ट गैस को ऐड कर सकते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पर भी इनर्ट गैस को ऐड कर सकते हैं। तो लिखें, व्हेन द इनर्ट गैस इज एडेड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, when the inert gas is added to the equilibrium mixture, there may be two conditions। वहां पे क्या होंगे, दो कंडीशन होते हैं। पहला, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, देयर मे बी टू कंडीशंस जिस पे आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे होंगे। पहला, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकेंड, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। आप कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड कर सकते हैं, और दूसरा एडिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक बार कांस्टेंट प्रेशर एंड एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम। डन। चलिए अब इसको दो हेडिंग के अंदर लिख लेंगे। राइट, व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट हेडिंग डालिए, व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम ऐड करेंगे, देखिए होगा क्या। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप ऐड कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली यू आर नॉट चेंजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। आप नंबर ऑफ मोल्स में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर नहीं बदल रही है तो फिर मोल्स अगर कांस्टेंट हो गए तो इवन इफ यू आर एडिंग इट, इनर्ट गैस अगर आप ऐड कर भी रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को ऐड किया है, या इसका मतलब होता है इनर्ट गैस जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर इनर्ट गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसका क्या तात्पर्य है, मोल्स गड़बड़ा नहीं रहे। मोल्स अगर नहीं गड़बड़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्यों शिफ्ट करेगा? इक्विलिब्रियम तो तभी शिफ्ट कर रहा था ना जब आपने उसके मोल्स को डिस्टर्ब किया था। यानी आपको सिर्फ उसी फैक्टर को देखना है जो मोल्स को डिस्टर्ब कर दे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोल्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। इफ मोल्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, वो इक्विलिब्रियम को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लिखिए, सिंस इनर्ट गैस डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, since inert gas do not take part in the reaction, so the equilibrium remains unaffected. So the equilibrium remains unaffected. So the equilibrium remains unaffected if volume is kept constant. If volume is kept constant, the equilibrium remains unaffected if volume is kept constant. अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो इनर्ट गैस के एडिशन पर कोई भी चेंज नहीं होता है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज। सेकंड लिखें, व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जब आप इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट प्रेशर पर आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहे। क्यों? क्योंकि जब आपने इनर्ट गैस को ऐड किया तो वो इनर्ट गैस का खुद का कुछ वॉल्यूम होगा।
अब जिस साइड आपने इनर्ट गैस को ऐड किया होगा उस साइड का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर बढ़ा तो डायरेक्टली वो प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ा तो वापस से वही कहानी होगी जो पहले वाले स्टेप में हुआ था कि जिस साइड का आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देंगे रिएक्शन उसी दिशा में शिफ्ट कर जाएगी। यानी ले दे की कहानी कहां पे घूम फिर के कहां पहुंच जा रही है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। नंबर ऑफ मोल्स वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो चाहे कोई भी फैक्टर आपसे पूछे आप उसका आंसर दे पाएंगे। लिखें भैया ये पहला वाला जो केस बना है, इनर्ट गैस इज एडेड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं पर वहां पे इनर्ट गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है। अगर इनर्ट गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है तभी ना कांस्टेंट रह गया वॉल्यूम। बहुत छोटे अमाउंट में। इतना छोटा है कि आप उसको कंसीडर भी नहीं कर रहे। इतना अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। लिखें इफ एन इनर्ट गैस इज एडेड एट इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इफ एन इनर्ट गैस is added to an equilibrium process at constant pressure, if an inert gas is added to an equilibrium process at constant pressure, the volume of the process will increase. The volume of the process will increase. वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस द नंबर ऑफ मोल्स विल इंक्रीज। लिखें एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस द नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। और जब मोल बढ़ जाएंगे तो वापस से वही कहानी होगी जो हमने पहले वाले में पढ़ा था कि जिस साइड का आपने मोल बढ़ा दिया है रिएक्शन उसको बैलेंस करने की दिशा में बढ़ जाएगी। इफ द नंबर ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेस मींस नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस and the increased moles will shift the equilibrium in that direction. The increased mole will shift the equilibrium in that direction, which will consume the increased mole, which will consume the increased mole. Consume the increased mole. Done. Next, effect of temperature change. अगला heading, effect of temperature change. Effect of temperature change. अब देखिए टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट पढ़ना है भाई। अब तो ये ऐसा है कि अगर नहीं तो इसमें भी केस है ना कि आप किस साइड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आप अगर रिएक्टेंट साइड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, और प्रोडक्ट साइड का बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर एंड वॉल्यूम विल चेंज, करेगा ही करेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गई, टेम्परेचर घटाया तो वॉल्यूम घट गई, और वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर हैज टू बी देयर। लेकिन मोल्स में डिफरेंस आएगा तो कहानी वही है। अच्छा VNTR हाउ दे आर रिलेटेड, डायरेक्टली और इनवर्सली। PV इज इक्वल टू nRT, अगेन डायरेक्टली है। तो अगर आप किसी साइड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वहां का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो डायरेक्शन उसके उल्टे दिशा में शिफ्ट कर जाएगी। अब आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये शिफ्टिंग को निकालना है, राइट। टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc एंड रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर दोनों चीज को चेंज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को भी चेंज करता है और Kc को भी चेंज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन कहां पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th में। ये जो उसने दूसरा वाला लिखा है ना Kc एंड रेट ऑफ रिएक्शन, तो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को भी चेंज करता है। फिर उसका इक्वेशन अगले साल पढ़ेंगे किस इक्वेशन से वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। फिलहाल आप बस इतना ही देखना है कि उनको Kc के ऊपर क्या प्रभाव है। लिखें आगे, इंक्रीज टेम्परेचर, increased temperature shifts the equilibrium in such a way that, in such a direction that increased temperature shifts the equilibrium in such a way that
या इन सच अ डायरेक्शन दैट वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड और डिक्रीज टेम्परेचर, increased temperature shifts the equilibrium in such a direction that where heat is absorbed, where heat is absorbed. और heat absorption का क्या मतलब होता है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एंडोथर्मिक। तो इस प्रकार से टेम्परेचर के बढ़ने पर इक्विलिब्रियम इस प्रकार से शिफ्ट होती है कि वो उधर चली जाएगी जिधर हीट क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्ब हो रहा होगा। वेयर एज डिक्रीज टेम्परेचर, वेयर एज डिक्रीज इन टेम्परेचर, वाइस वर्सा लिख लीजिए, वेयर डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन सच डायरेक्शन वेयर हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड, दैट इज exothermic, that is exothermic. नोट डाल के उसके नीचे बस 2 लाइन लिख लीजिए जिससे आपको ध्यान रह जाए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन comma equilibrium constant decreases, equilibrium constant decreases with rise in temperature, equilibrium constant decreases with rise in temperature, reaction proceeds in backward, reaction proceeds in backward direction, reaction proceeds in backward direction। यानी राइज इन टेम्परेचर हुआ, अगर रिएक्शन कैसी है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की है और तब आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो वो रिएक्शन को किस दिशा में ले जाती है, बैकवर्ड दिशा में ले जाती है। वेयर एज पॉइंट नंबर 2 फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, पॉइंट नंबर 2 फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन equilibrium constant increases with rise in temperature, equilibrium constant increases with rise in temperature, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड को जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। लास्ट फैक्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कितने फैक्टर थे, 5 या 6? 5 फैक्टर थे। पहला पढ़ लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दूसरा पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तीसरा पढ़ लिया एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, चौथा पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आखिरी फैक्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। लिख लें, कैटलिस्ट जो है वो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करता है, सिर्फ उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बदलता है और टाइम को फास्टर कर देता है या स्लोअर कर देता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट। लिखें, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब तो जानते हैं ना, क्या होता है कैटलिस्ट का मतलब? which increases the rate on कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच dissolve किए rate of reaction, बिना डिसॉल्व किए, बिना पार्ट लिए। ये कौन पढ़ा रहा है केमिस्ट्री आपको? डोंट टेल मी, मैंने नहीं पढ़ाया है, और मैंने पढ़ाया तो ये परिभाषा मैंने नहीं पढ़ाई है। मतलब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मतलब द कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा आपने पढ़ा है विदाउट टेकिंग पार्ट। ऐसा मैंने 10th में बोला होगा, 11th में नहीं बताया होगा। 11th में अगर ये मैं बोल रहा हूँ मैं सबसे बड़ा गधा हो जाऊंगा फिर तो, और आप लोग तो कह रहे हैं हाँ सर। नहीं। अभी देखिए, मैं एक ना छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूँ कैटलिस्ट होता क्या है। अब देखिए, मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे हैं, 2 नहीं 3 बच्चे हैं। सपोज करिए एक बच्चा ये हमारा आर्यन है, एक बच्चा ये हमारा हर्ष है, और एक बच्चा ये हमारा शशांक है। किसी कारण से और एक बच्चा ले लेते हैं, अभिषेक को भी ले लेते हैं। किसी कारण से आर्यन की लड़ाई हो गई अभिषेक से, किसी कारण से। आजकल कारण तो बहुत सारे हैं, और अभी तो ऐसे वीक ही चल रहा है कारण का कि मतलब वो वर्चस्व की लड़ाई,
कौन जीतेगा, मुकुट ताज किसके ऊपर जाएगी, तो वो वर्चस्व की लड़ाई करते हैं आप लोग। इसमें कैटलिस्ट भी डालेंगे क्या? हाँ, अभी कैटलिस्ट डालना बाकी है। तो अभी ये आर्यन की और अभिषेक की हो गई लड़ाई। अच्छा, उस क्लास में दो और बच्चे थे, एक था शशांक और एक था हर्ष। शशांक था हरामी वाला में से, है ना। वो अब देखिए क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो अब ये ना मतलब ये दोनों आपस में दोनों के दोनों बातचीत कर रहे हैं और उनके बीच में वो हो रहा है। तो जब टीचर आ गया तो नहीं जाता, थोड़ी देर के लिए मामला सेटल हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाते हैं। पर अभी अभिषेक के बगल में बैठा है शशांक, वो सोच रहा अरे माँ कसम, भाभी के बारे में पता क्या क्या बोल रहा था, मतलब मत पूछ। अगर तेरी जगह मैं होता ना, बर्बाद ही कर देना ना मार के। वो तो बस स्कूल से बाहर बस मिल जाता ना मेरे को, पर क्या करूं, मेरे हाथ में तो है नहीं। अब तेरी लड़ाई है, तू ही लड़ेगा। एक ये बच्चा है जो आग लगा रहा है साली उस लड़ाई में। अच्छा, एक ये दूसरा बच्चा भी हर्ष, ये क्या बोल रहा है, अरे यार क्यों लड़ रहे, 11-12 पढ़ने का ये एक ही साल अब रह गया है, कोरोना में ऐसे भी हम लोग स्कूल नहीं जा पाए, अब ये एक ही साल है, अभी तुम लोग दोस्ती करके रहो, फिर एक साल बाद तुम कहाँ होगे, वो कहाँ होगा, मैं यहाँ तू कहाँ, फिर फोन पे बात करोगे, फिर याद करोगे कैसे हम लोग लड़ रहे, वो ये सब करके क्या फायदा। तो ये भी एक कैटलिस्ट था जो चाह रहा था कि ये मामला सलट जाए, शांत हो जाए, सलट जाए, देख गुड वर्ड, सलट जाए, मामला सलट जाए। और एक बच्चा था जो चाह रहा था कि मामला सलटे नहीं और उलझे, वो उलझा रहा है मामले को। अगर वो लड़ाई को बढ़ा रहा है तो इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये आग लगा रहा है। अच्छा, अब ये वाली बात तो समझ में आ गई कि कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ रिएक्शन को बढ़ाता ही नहीं है, वो घटाता भी है। तो अभी ये जो आपने कहा कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, वो तो पॉइजन हो गया ना जो। नहीं, उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, तो कैटलिस्ट ही कहलाता है वो भी। उसे कह रहे हैं रिएक्शन विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। उसका एक नाम है पॉइजन, वो बात अलग है, उसके बारे में नहीं जा रहा। अभी सेकंड आपने आर्ग्यूमेंट दिया कि इट डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए टेक पार्ट का एग्जांपल समझिए। अब ये लोग दोनों में पॉजिटिव कैटलिस्ट जीत गया। जैसे ही मास्टर निकला क्लास से, बस उचड़ा धाम 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 मारना चालू। मारना जैसे ही चालू किया तो 2-3 बच्चा और रहता है ना जो अपना हाथ साफ करने आ जाता है पीछे से। जैसे उसका मुंडी नीचे हुआ उसको दे रहा है, तो अब 1 से पढ़ रहा है कि 6 से पढ़ रहा है उसको पता नहीं चलता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट भी अपना एक आध को हाथ साफ कर लिया। अचानक से क्लास में टीचर घुस गए, तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट था, अरे सर आज आप तो ये पढ़ाने वाले थे, किस चीज का हल्ला था अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं चला मुझे, क्या कुछ हुआ क्या अभी, पता नहीं। सर पूछ रहे हैं हु वाज फाइटिंग, वो अपने इस बगल वाले से पूछ रहा है कि कुछ हुआ क्या अभी, बट किस बारे में सर बात कर रहे हैं। ही इज प्रिटेंडिंग एज इफ ही डजंट नो एनीथिंग। ही हैज टेकन पार्ट इन अ रिएक्शन और नॉट? He has taken part in a reaction, but by the end of the reaction, he was out of it. तो मतलब even if it takes part in a chemical reaction, by end of it, वो जिस concentration में, जिस chemical composition में, जिस physical property के साथ घुसा था, उसी composition में, उसी physical property, उसी chemical property के साथ बाहर आ गया। मेरे को तो पता ही नहीं क्या हो रहा था यहाँ पे, कुछ हो भी रहा था। अच्छा, ओ पॉड लगे हुए थे, ओहो, तो कुछ पता ही नहीं चला मेरे को तो क्या हो रहा था। कुछ हो रहा था, कुछ सुना मैंने हल्ला टाइप का, पर क्या व्हाट वाज दैट, वो बाजू वाले से पूछ रहा है। नहीं, पता भी चलता है, पर बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन वो कंप्लीटली वहां से बाहर आ जाता है, एज इफ कि उसको कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है, इट डज नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, इट टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन, बट जिस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ वो स्टार्टिंग में था, उसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ वो एंड में बाहर हो जाता है। तो रास्ते में वो कुछ ना कुछ तो काम करता है। तो अभी हमें अपने परिभाषा को संशोधित करने की आवश्यकता है। हाँ, तो हाँ, दोनों के साथ होता है। तो अभी ये उस परिभाषा को संशोधित करना है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन समझते हैं ना? जल्दी लड़का लोग का पैंट ऑल्टरेशन होता है, लड़कियों का सलवार ऑल्टर होता है, सलवार और सूट ऑल्टरेशन होता है। क्या करते हैं? अब तो लड़कियां पहनती नहीं सलवार सूट, अब तो जींस पैंट वो शर्ट पहनती, पर गांव घर में जो लड़कियां रहती हैं, अभी आपने खरीद लिया बड़ा, तो क्या साइड में बोलते हैं टेलर को एक लाइन ऐसा मार दो ताकि वो पतला हो जाए। अच्छा, फिर आप थोड़े दिन में खाए पिए फूल गए, फिर आप जाके एक बोलते हैं उसको एक राउंड खोल दो। आपने क्या करा? बढ़वा भी सकते हैं और
घटवा भी सकते हैं। अच्छा वो तो आपको ध्यान होगा, ये लड़कियों के ऐसे लोग रहा सर, खाली लड़की लोग का एग्जांपल दिए, लड़का लोग का भी बढ़िया एग्जांपल देता। आप लोग को तो ऐसा नहीं होता क्योंकि आप गरीब परिवार से नहीं है, मैं गरीब परिवार से हूं। अरे एग्जाम्पल भी तो देने दिया करो यार। अब वो देखा होगा आपने ना, वो पुराना वाला पैंट, जब आप बढ़ती उम्र में होते हैं तो मम्मी लोग ना पीछे से पैंट खुलवा देती है, पीछे में वो पैंट एक्स्ट्रा बना रहता है। आप लोग को इसलिए बोला ना, आइडिया नहीं है। मम्मी लोग एक्स्ट्रा लेती है, हम लोग बेल्ट लगा के बांधे रहते हैं। अच्छा वो नहीं, जब आप सिलवाते थे पैंट, सिलाई वाला जब हम लोग पैंट पहनते थे तो पीछे जो होता है ना, यहां पर ये ठीक पीछे में जहां से ये लाइन गई होती है सिलाई वाली, उस सिलाई पर ना थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब वहां पे। तो अभी क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा वो खोलकर और फिर दोबारा कम के साथ बांध देते हैं, तो पीछे सा वी टाइप का बन जाएगा ना, कलर डिफरेंस पुराना और नया का। तो वो भी अल्ट्रेशन है, अल्ट्रेशन दोनों होता है। येलो पैंट होता तो और डिफरेंस लगेगा। तो अल्ट्रेशन दोनों प्रकार का होता है। अल्ट्रेशन मतलब बड़ा भी होना या छोटा भी होना, ये मैं कह रहा हूं। अल्ट्रेशन मतलब बढ़ा भी सकता है या फिर घटा भी सकता है। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसकी परिभाषा है, लिख लीजिए। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which alters the rate of reaction, comma, even if it takes part in a chemical reaction, even if it takes part in a chemical reaction, it remains unchanged. Even if it takes part in a chemical reaction, it remains unchanged physically and chemically by the end of the reaction. It remains unchanged physically and chemically by the end of the reaction. Clear? कैटलिस्ट की परिभाषा समझ में आ गई? समझ में क्या आ गई, मतलब मैंने तो बाकायदा वो फील भी करा दिया आपको कैटलिस्ट क्या होता है। और जो लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव कैटलिस्ट बने होंगे उनको लगा हाँ यार, एक वच्चा ऐसे क्लास में हमेशा रहता है, जो लड़ाई होने वाली रहेगी ना, तो वो मतलब उसको कोशिश करेगा कि इसको कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाए या फिर उसको मार के कॉम्प्रोमाइज। ये राजपूताना, हर सिंह राजपूत, मैं इसका नाम सेव नहीं किया, ऑटोमेटिक आया, हर सिंह राजपूत। वो राजपूत बोल ही रहा, मार के सेटल करवा देने का। कभी कभी तो ऐसा भी होता था, मेरे घर लड़ाई हो जाता था। अच्छा, वहां पे जाके बोलते भाई देख कैसे बोल दिया। हाँ, इसको बोलते हैं ना पॉजिटिव कैटलिस्ट को भी इग्नाइट करने वाला सब्सटेंस। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई कि कैटलिस्ट आप कहते किसको है। बस ये लास्ट एक चीज ऐड कर लीजिए, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ न्यू पाथ, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ न्यू पाथ ऑफ लोअर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, lowered activation energy, full stop, full stop. It affects the rate of forward reaction as well as backward reaction. It affects the rate of forward reaction as well as the backward reaction. It affects the rate of forward reaction and backward reaction to the same extent. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम एक्सटेंट में, सेम एक्सटेंट पे क्या हो गई, चेंज हो गई, जिसकी वजह से इट हैज नो इफेक्ट, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. However, in the presence of a catalyst, however, in the presence of catalyst, however, in the presence of catalyst, the equilibrium is achieved in lesser time. However, in the presence of catalyst, the equilibrium is achieved in lesser time. अगर वो कैटलिस्ट वहां नहीं होता तो लड़ाई हो सकती थी छुट्टी के बाद हो, पर ब्रेक में ही करवा दिया. ये ताकत है कैटलिस्ट की. क्लियर? तो इस हिसाब से आपका ली सतालियर प्रिंसिपल खत्म हुआ. अगली क्लास में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे. तो केमिकल इक्विलिब्रियम यहां पे समाप्त हो जाता है. अगली क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में ही आपका आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट करा दिए. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.